बोले, आपने देखा कि महाराज अपनी पसंद की लड़की जया से शादी करते हैं। उससे मिलने वाले धोखे की वजह से अब महाराज हर रोज एक लड़की से शादी करते हैं और उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। राज्य की लड़कियों का ये दुख महामंत्री की बेटी वैशाली सह नहीं पाती, इसलिए वो एक उपाय निकालती है और वो खुद महाराज से शादी कर लेती है। वैशाली को हर रोज रात में अपनी छोटी बहन को कहानी सुनाने की आदत थी। उस रात भी वो ऐसा ही करती है, लेकिन तभी वो सो जाती है और वो कहानी बीच में रोक देती है। महाराज को भी उसकी कहानी में दिलचस्पी थी, इस वजह से महाराज उसकी फांसी को टाल देते हैं। हाँ तो वैशाली, आज तुम्हारी गुड़िया को सुनाने वाली कहानी खत्म हो जाएगी क्या? उस व्यापारी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ मैं। अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ महाराज, मैं तो हर रोज रात को गुड़िया को कहानी सुनाया करती हूँ। मेरी कहानी का अंत भी गुड़िया के सोने पर ही निर्भर करता है महाराज, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। तो फिर कहानी सुनाना शुरू करो। हाँ दीदी, कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे थोड़ी नींद आ गई। इसके आगे क्या हुआ दीदी, बताओ ना। जरूर बताऊंगी। इसके बाद वो व्यापारी अपने परिवार के लिए सारा इंतजाम करके वापस से उस राक्षस के पास चला जाता है। हाँ, आखिर मैं वहाँ पहुँच ही गया हूँ जहाँ पर राक्षस रहता है वहाँ पर। मगर यहाँ तो राक्षस मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है राक्षस मेरे दिए हुए वचन को भूल गया है। जो भी हो, मुझे राक्षस के लिए यहाँ पर बैठकर इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ, कितना स्वादिष्ट है ये। तभी वहाँ पर एक आदमी एक बकरी को लेकर आता है। महोदय, आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने के लिए आपके पास कुछ है क्या? यहाँ से गुजरते वक्त आपके हाथ में ये पकवान देख के भूख लग गई है। क्या आप मुझे कुछ दे देंगे? अरे उसमें क्या है, जरूर दे दूंगा। ये लीजिए, खा लीजिए आप। मेरी बीवी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। आप कौन हो महोदय? यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ तो राक्षस फिरते रहते हैं। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैं तो एक व्यापारी हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मुझे यहीं पर अपने प्राण त्याग करना है। ये बहुत बड़ी कहानी है, अब खा लीजिए। इतनी छोटी उम्र में प्राण त्यागने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो तुम? पूरी कहानी बताओ। ये सब हुआ था, वो राक्षस ने मेरे जाने के बदले उस समय मेरे प्राण मांगे थे। मैं उसी की राह देख रहा हूँ यहाँ पर। आप जल्दी खा के यहाँ से चले जाइए। हे राम, इतनी मुश्किल में होने के बाद भी इतनी सुकून से यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो। इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति 3 कुत्ते लेकर आता है। उनको देखकर वो दोनों, आप कौन हो? मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो क्या? मैं और मेरे कुत्ते यहाँ पे खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हाँ, जरूर। ये लीजिए, इसमें से आप और आपके कुत्ते आपस में बांट के खाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, यही प्रार्थना करता हूँ। आपने बहुत अच्छी दुआ दी है, मगर कुछ समय के बाद ही मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। मरने से पहले ऐसी दुआ सुनना तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। क्या हुआ? दिखने में तो आप चुस्त और तंदुरुस्त हैं, कुछ ही समय के बाद आप मरने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो व्यापारी उनको अपनी पूरी कहानी बताता है। ऐसा क्या है? ठीक है, वो राक्षस ऐसा क्या करेगा आपके साथ? मैं भी यहाँ पे रह के देखना चाहता हूँ। यहाँ कोई नाट्य प्रदर्शन हो रहा है क्या जो आप देखने के लिए यहाँ खड़े रहेंगे? आप चले जाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है। तुम तो वचन निभाने वाले बहुत ही अच्छे इंसान हो। अब देखना तुझे मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करके इस पेड़ पर लटकाऊंगा। आप जो भी करें मुझे परवाह नहीं है। अब तो मेरा पूरा परिवार मेरे बगैर ही आराम से जी सकता है। वो देखिए महाराज, आपको देने वाले वचन के लिए ये व्यापारी इतनी दूर से आया है। ऐसे नेक इंसान को जान से मारने के लिए आपका मन कैसे हुआ? मूर्ख, उसकी गलती कोई छोटी गलती नहीं है। मेरे अकेले तो बेटे को इसने जान से मार दिया था। मैंने उसको लाड प्यार से पाला था, इसलिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। हाँ, जरूर आप उस व्यापारी को मार देना, मगर पहले मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाऊंगा। अगर वो कहानी आपको पसंद आएगी तो आप इस व्यापारी को छोड़ दोगे, मारोगे नहीं। इस बात का आप मुझे वचन दो। अजीब सी कहानी? मुझे तो ऐसी अजीब सी कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो इसकी आधी जान कैसे निकालूंगा मैं। इसमें क्या है, इसको आप पूरी तरह से मत मारना, ठीक है? खाली हाथ और पाँव तोड़ देना, तब तो ये जीते जी मुर्दा बन जाएगा ना। तो फिर कहानी को जल्दी से शुरू करना। एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। वे दोनों बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान से मिन्नतें करने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। कितनी मिन्नतें करने पर भी हमें कोई संतान नहीं हो रही, करें तो क्या करें। सच कहूँ तो अब तो मैं संतान पाने की उम्मीद ही खो चुका हूँ। अब क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। हम दोनों को बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन भगवान ने हमें एक औलाद तक नहीं दिया है। तो फिर हम किसी दूसरे बच्चे को गोद लेके अपनाएंगे क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, अगर हम उनमें से एक को गोद ले लें तो कैसा रहेगा, आप बताइए जरा। वो लोग तो हमसे बहुत अमीर लोग हैं ना, तुम्हें लगता है हमें बच्चे को गोद लेने के लिए वो लोग राजी होंगे? अगर राजी हुए भी तो अब तक उन बच्चों की उम्र तो 12 साल से ज्यादा हो गई होगी। फिर वो बच्चे हमारे पास आके कैसे रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, अगर हम उन्हें बहुत ही प्यार और लाड से रखेंगे तो वो जरूर रहेंगे। ठीक है, एक बार अपने भैया से पूछ लो, अगर उन लोगों को कोई एतराज नहीं है तो हम गोद ले लेंगे। इसके बाद विषम की बीवी अपने भाई के पास जाकर उसके बच्चे को गोद लेने के लिए कहती है, लेकिन वो सीधा मना कर देते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि वो लोग अपने बच्चे को गोद देने के लिए राजी नहीं होंगे। अगर हम लोग किसी गरीब के बच्चे को गोद लेंगे ना तो उसका भविष्य भी सुनहरा होगा। मालकिन, सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, बस घर कब जाना है यही सोचती रहती है। काम पर तो ध्यान ही नहीं रहता है तेरा। ठीक है, चल जा। मालकिन, वो मुझे कुछ मोहर चाहिए थी, आप बाद में मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। ये क्या, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे किसी को भी पैसे उधार देना अच्छा नहीं लगता है, तुम जानती हो ना अच्छे से ये बात। अगर तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो 1 तारीख तक का इंतजार करना होगा। नहीं मालकिन, वो मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे रुक जाओ, ये लो, ये मोहर लेके जाओ, इसे फिर से वापस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो नौकरानी वो मोहर लेकर चली जाती है। मेरे मना करने के बाद भी आपने उसे पैसे क्यों दे दिए? मुझे नीचा दिखाने के लिए ना, उसकी नजर में महान बनने के लिए, और मैं कितनी कंजूस हूँ ये दिखाने के लिए। आपने जो भी किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बेचारी पैसे की कमी से पति को लेकर अस्पताल नहीं जा पाई, तो अगर उनकी पति की तबीयत खराब हो गई है तो वो उनकी तनख्वाह में से कुछ अगर पहले ही मांग रही है तो तुम दे दोगी तो क्या हो जाएगा? उस गरीब का साथ देकर आपने मेरा दर्जा नीचा कर दिया है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। इसके 2 साल बाद उसके घर में काम करने वाली नौकरानी का बच्चा बड़ा होने लगता है। उसे देखकर विश्वम कहता है, इसका बच्चा कितना प्यारा है, अगर हम लोग इसको गोद लेके अपनाएं तो। मगर वो नौकरानी बच्चे को गोद लेने के लिए राजी नहीं होगी। एक बार पहले अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। इसके बाद विश्वम अपने मन की बात बीवी से बताता है। क्यों जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? उस नौकरानी के बेटे को हम गोद लेंगे? कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? किसे कहाँ रखना है ये भी नहीं पता है। उस गरीब के बच्चे को गोद लेकर उसे सिर पे चढ़ाना है क्या? देखो जरा उसको, वो कितना प्यारा बच्चा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अगर हम पूछेंगे तो वो ना नहीं बोलेगी। मैं तो उससे बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए ना। ठीक है, मैं ही पूछ लूंगा। उस बच्चे को हम लोग सुनहरा भविष्य दे सकेंगे ना। इसके बाद विश्वम उस नौकरानी के बच्चे को गोद लेने के लिए उससे पूछता है। इसके बदले वो नौकरानी को कुछ पैसे देता है। देखो, ये बच्चा सच में कितना प्यारा है ना, कितना लाडला है। अब यही हमारा वारिस है, इसको मैं खूब पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, सुनहरा भविष्य बनाऊंगा। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए किसी भी बच्चे को देखकर प्यार आने लगता है, बस इतना ही। इसके बाद विश्वम उस बच्चे का नाम आनंद रखता है और उसे बड़े ही प्यार से पालने लगता है। कुछ दिनों बाद विश्वम व्यापार के काम से 15 दिनों के लिए बाहर जाने वाला होता है। तब वो अपनी बीवी से कहता है, देखो, मैं व्यापार के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस आने में मुझे कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जाइए। वापस आते समय मैंने जो साड़ी बताई थी वो लाना मत भूलना, याद से ले आना। मैं क्यों भूल जाऊंगा भाग्यवान, तुझे वही नई साड़ी और आनंद के लिए नए कपड़े ला कर दूंगा। इसके बाद विश्वम व्यापार के लिए शहर चला जाता है। ये देखो, मेरे साथ साथ इसे भी नए कपड़े चाहिए क्या? इस नौकरानी के बेटे को लाकर मेरे सिर पर बैठा दिया है। ठीक है, जाओ उधर खेलो।
सुनो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, इसे देखते रहना। हाँ ठीक है मालकिन, आप जब तक आएंगे तब तक मैं इसे संभालूंगी, फिक्र मत कीजिए आप। हाँ क्यों नहीं संभालोगी, तुम्हारा ही तो बेटा है, मेरे सिर पर रख कर नाच रहे हो ना तुम लोग। इसके बाद विश्रम की बीवी घर से कुछ दूर जाने के बाद एक गुफा में चली जाती है। वहाँ पर एक मांत्रिक बैठकर कुछ पूजा पाठ कर रहा होता है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। मेरा पति व्यापार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, उसके वापस आने तक मैं तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ गुरुदेव। तुम्हारे पति को पता है बिना तुम यहाँ आकर तांत्रिक विद्या सीख रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा तंत्र विद्या सीखना मेरे पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तंत्र विद्या से बड़ा लगाव है गुरुदेव, इसलिए मैं उनके बाहर जाने के बाद आई हूँ आपके पास सीखने के लिए। ठीक है, मैं तुझे जो विद्या सिखाने जा रहा हूँ उसके जरिए किसी को भी जानवर बना सकोगी, नहीं तो किसी भी जानवर को तुम मनुष्य भी बना सकोगी। ये विद्या सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, इससे तुम्हारी तंत्र विद्या संपूर्ण होगी। इसके बाद विश्रम की बीवी वहीं रहकर 10 दिनों तक तंत्र विद्या सीखती है। आखिर में गुरु दक्षिणा के तौर पर 500 मोहरे देकर खुशी खुशी घर लौट जाती है। वो वापस आने के बाद वो नौकरानी और उनके बेटे को देखती है और कहती है, इन दोनों को तो देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है, आज ही मैं इनसे छुटकारा पा जाऊंगी। मैंने जो तंत्र विद्या सीखा है आज मैं इस पर प्रयोग करूंगी और इन दोनों को भेड़ बना दूंगी। मालकिन, अब मैं घर जाऊं क्या? मेरा सारा काम मैंने खत्म कर दिया। ऐसा है क्या? ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। इसके बाद वो एक छड़ी को उसके ऊपर घुमाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। उसके मंत्र से वो दोनों भीड़ में बदल जाते हैं। इसके बाद अब मैं इन दोनों को लेकर कसाई के पास जाऊंगी और इन दोनों को वहाँ पर बेच दूंगी। इसके बाद वो उन्हें लेकर कसाई के पास चली जाती है। देखो भैया, इन दोनों के बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ये तो बहुत छोटी बकरियां हैं, इनके लिए ज्यादा दाम नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 मोहर दूंगा इनके। ठीक है, आप इन दोनों को रख लो और मुझे पैसे दे दो। इसके बाद वो उन दोनों को कसाई के पास बेचकर अपने घर चली जाती है। 1 हफ्ते के बाद जब विश्वम घर आता है, अरे आप आ गए क्या? बहुत थक गए होंगे सफर करके। आप एक काम करिए, नहा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो तो ठीक है, देखो मैं हमारे बेटे के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? एक बार बुलाना उसे, वो कपड़े पहनेगा तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा। कौन से बेटे की बात कर रहे हैं आप? जैसे ही शहर गए ना, उसी समय उसकी माँ उसे उठाकर अपने साथ लेकर चली गई। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लगता है कि वो गांव से बाहर चले गए। क्या कह रही हो? वो हमारे बेटे को ऐसे कैसे ले जा सकती है? उस बच्चे की तो हम अच्छे से देखभाल कर रहे थे ना, हमने तो उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिर्फ बच्चे को लेकर नहीं गई है वो, हमारे घर से वो 500 मोहरे भी चुरा कर लेकर चली गई है। अगर उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए तो बताती ना कितने चाहिए, हम दे देते। उसकी ये करतूत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं तो उसे बहुत लाड प्यार से रख रहा था, अब उसकी कमी कैसे पूरी होगी? आप फिक्र मत कीजिए जी, ऐसे लोगों से तो हमारा दूर रहना ही ज्यादा बेहतर है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद अपने सगे बेटे जैसे देखने वाले उस बच्चे के दूर होने की वजह से विश्वम को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ दिनों के बाद वो कारोबार छोड़कर उन दोनों को खोजने निकल जाता है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे में चलो चलो। हाँ, ये क्या? ये दोनों बकरियां अपने झुंड से अलग होके इस तरफ क्यों जा रही है? इसके बाद वो दोनों भेड़ विश्वम के पाँव के पास आकर बैठ जाते हैं। उनमें से छोटे भेड़ की आंखों से पानी बहता है। ये क्या? ये बकरी का बच्चा रो क्यों रहा है? जल्दी घोंप बेचने वाला इनको जान से मार देगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे ओ बाबू, देखो ये दोनों बकरियां झुंड से अलग हो गई। हाँ मालिक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ इनको। ये दोनों बकरियां यहाँ आने के बाद आपके घर की तरफ जाने लगती है। मेरे घर की तरफ? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, तो फिर ये दोनों मेरे घर की तरफ क्यों आ रही है? क्या बोल रहे हो सेठ? इन बकरियों को तो आपकी बीवी ने मुझे 5 मोहरों में बेचा था, इसलिए आपके पहचान की बकरियां करके आपके पास बार बार आ रही है। हमारे घर में तो बकरियां ही नहीं है, तो फिर इन दोनों बकरियों को मेरी बीवी ने इनको कैसे बेचा? तुमने ठीक से देखा क्या? इन बकरियों को बेचने वाली मेरी बीवी थी, तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई? अरे आपकी बीवी को नहीं पहचानूंगा क्या मैं? उन्हीं ने तो मुझे 2 बकरियां बेची थी। मेरी बीवी इनको बकरियां क्यों बेचेगी? इसमें कुछ तो राज है।
ठीक है, मैं इन बकरियों को वापस खरीदूंगा। तुम इन्हें वापस बेचोगे क्या? क्यों नहीं बेचूंगा सेठ, मगर इन दोनों को देने के लिए मुझे आपको 8 मोहर देनी होगी। आपको मंजूर है क्या? ये लो, ये रखो 8 मोहरें। इन दोनों को मुझे देके जाना। ये दोनों बकरियां बीवी को कैसे मिली? मुझे तो कुछ शक हो रहा है। एक बार मैं तांत्रिक दादी के पास जाके पता करता हूँ। इसके बाद विश्वम उस मांत्रिक के पास जाता है और उसे जाकर सब कुछ बताता है। ये दोनों कोई भेड़ नहीं है। ये जो छोटी भेड़ है ये आपका बेटा है और ये बड़ी वाली ये इसकी माँ है। आपकी बीवी ने इन दोनों की ऐसी हालत कर दी। क्या कह रहे हो? वो इन दोनों को आखिर बकरियां कैसे बना सकती है? आपको गलत फहमी हुई है। आपकी बीवी आपकी गैर मौजूदगी में वहाँ उस मांत्रिक के पास जाकर तंत्र विद्या सीखती थी और उसी तंत्र विद्या से उसने ये किया। तो क्या आप इन दोनों को वापस इंसान बना पाओगे? जो चाहिए ला दूंगा। क्यों नहीं करूँगी, जरूर कर दूंगी मैं, लेकिन आपके देने वाले उपहार के वजह से नहीं। मुझे तो इन दोनों पर तरस आ रहा है। मैं अभी इन दोनों को इंसान बना देती हूँ। इसके बाद वो मांत्रिक उन दोनों को इंसान बना देती है। उनको देखकर विश्वम खुश हो जाता है। ये लो दादी, मैं तुम्हें 500 मोहरें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक और काम करवाना है। इन दोनों को मेरी बीवी ने इतना सताया है, अभी मुझे उससे नफरत हो गई है, इसलिए उसे अभी के अभी एक बकरी बना दो। ये लो पैसे। इसके बाद वो विश्वम से पैसे लेकर उसकी बीवी को एक बकरी बना देती है। ये देखिए, मेरे साथ आने वाली ये बकरी मेरी ही बीवी है। अगर फिर से ये मनुष्य बन गई तो कितनी अराजकता करेगी, ये सोच के मैं इसे हमेशा ही साथ में लेके ही घूमता रहता हूँ। ये अजीब सी कहानी आपको पसंद आई? कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद भी आई। तो फिर अब इनको मारने के बजाय इनके दोनों हाथ और पांव निकाल के इनको जीते जी मुर्दा बना दूंगा मैं। हाँ, एक पल के लिए रुक जाइए महाकाय। आपने तो विश्वम की कहानी सुनी है ना? अगर आपको ये कहानी अजीब लगी है तो फिर आप मेरी कहानी भी सुन लीजिए। आपको शायद वो भी अजीब लगे। एक अजीब सी कहानी? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप इस व्यापारी को जो सजा देने वाले हैं उस सजा को आपको माफ करना होगा। तुम तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिए हो। ठीक है, अगर वो कहानी पसंद आए तो उसके बारे में भी मैं सोचूंगा, ठीक है? इसके बाद राक्षस की बात सुनकर वो फिर से कहना चालू करता है, अरे मेरी गुड़िया तो सो गई, अब मुझे ये कहानी यहीं पर रोकनी होगी। ये क्या, फिर से कहानी बीच में ही रोक दी? वो व्यापारी हाथ और पाँव के बगैर कैसे जिंदा रहेगा बताओ? उस दूसरे व्यक्ति की कहानी उस राक्षस को पसंद आई या नहीं? मैं भी उस दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। वो तो अब आज नहीं हो सकता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैं गुड़िया के सोने के बाद कहानी नहीं सुनाती। आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी फांसी को कल तक के लिए टाल रहा हूँ। इस तरह उस दिन वैशाली फांसी की सजा से बच जाती है।